दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित किए जाने वाले यूपीपीसीएस प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के महत्वपूर्ण प्रश्नों के रिवीजन के अंतर्गत इस वीडियो में प्रस्तुत है वर्ष 2017 के पीसीएस मुख्य परीक्षा में पूछे गए सामान्य अध्ययन खंड के अंतर्गत भारतीय इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। ये प्रश्न आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पहले पीसीएस मुख्य परीक्षा में जो सामान्य अध्ययन का प्रश्न पत्र था वो ऑब्जेक्टिव प्रकार का होता था। 2 प्रश्न पत्र होते थे। उसमें भारतीय इतिहास के कई महत्वपूर्ण प्रश्न ऐसे पूछे जाते थे जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए भी बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं यूपीपीसीएस मुख्य परीक्षा 2017 में पूछे गए भारतीय इतिहास खंड के अंतर्गत महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित शासकों में किसके सिक्कों पर संकर्षण और वासुदेव दोनों अंकित हैं? तो सही उत्तर अगाथोक्लीज हो जाएगा, ऑप्शन डी। दोस्तों अफगानिस्तान के आय खानम से अगाथोक्लीज के सिक्के प्राप्त हुए हैं जिन पर वासुदेव यानी कृष्ण और संकर्षण यानी बलराम का चित्र अंकित है। तो याद रखिएगा, अगाथोक्लीज के सिक्कों पर संकर्षण और वासुदेव दोनों के चित्र अंकित हैं। अगला प्रश्न है, वैदिक देवता इंद्र के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कोड के आधार पर सही उत्तर का चयन करिए। देखिए, इंद्र जो हैं वैदिक देवता इंद्र झंझावत के देवता थे, बिल्कुल सही है। पापियों को दंड देते थे, सही नहीं है। नैतिक व्यवस्था के संरक्षक थे, सही नहीं है। वर्षा के देवता थे। तो सही उत्तर 1 और 4 आपके सही हैं, ऑप्शन डी सही उत्तर है। दोस्तों ऋग्वेद में इंद्र का वर्णन सर्वाधिक प्रतापी देवता के रूप में किया गया है जिसमें 250 सूक्त जो है इंद्र को समर्पित हैं। ये ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक लोकप्रिय देवता थे और इंद्र को आर्यों का युद्ध नेता और वर्षा आंधी तूफान का देवता माना जाता था। इंद्र को वृत्तासुर हंता यानी वृत्तासुर नामक राक्षस का वध करने वाला, पुरभिद यानी किला को भेदने वाला, सोमापा यानी सोम का अत्यधिक पान करने वाला, सतकृत यानी 100 शक्तियों का स्वामी आदि नामों से जाना जाता है। नैतिक व्यवस्था का संरक्षक याद रखिए वरुण को कहा गया है। इसके अतिरिक्त कुछ मंत्रों में पापियों को दंड देने के लिए इंद्र और सोम से प्रार्थना की गई है। इससे स्पष्ट है कि इंद्र पापियों को दंड भी देते थे, लेकिन विकल्प में 1, 2, 4 नहीं है, तो केवल 1 और 4 यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है आपको बताना है। यहाँ पर देखिए, कुमारगुप्त प्रथम का मंदसौर अभिलेख है, सही है। इसके अलावा पतिक का तक्षशिला अभिलेख सही है और चंद्रगुप्त प्रभावती गुप्ता का उदयगिरी अभिलेख ये आपका सही नहीं है। समुद्रगुप्त का आप देखिए दोस्तों एरण अभिलेख ये आपका सही है। तो यहाँ पर आप देखिए ऑप्शन सी जो है प्रभावती गुप्ता का उदयगिरी गुहा लेख कोई अभिलेख नहीं है, तो ऑप्शन सी सही सुमेलित नहीं है। आप देख सकते हैं कुमारगुप्त प्रथम का मंदसौर अभिलेख है, पतिक का तक्षशिला अभिलेख, चंद्रगुप्त द्वितीय का उदयगिरी गुहा अभिलेख है और समुद्रगुप्त का एरण अभिलेख है और प्रभावती गुप्ता का उदयगिरी से कोई अभिलेख प्राप्त नहीं हुआ है। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए। इसमें सैंधवकालीन स्थल और वहाँ से प्राप्त कुछ विशेष जो महत्वपूर्ण वस्तुएं हैं उनका मिलान करना है। हड़प्पा से शवाधान R37 की प्राप्ति हुई है। लोथल से गोदीवाड़ा के प्रमाण मिले हैं। कालीबंगा से जूते हुए खेत और मोहनजोदड़ो से नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है। 1, 2, 4, 3 यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन डी में ये सुमेलित है। 1, 2, 4, 3 ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल में मेगास्थनीज भारत आया था आपको बताना है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा मेगास्थनीज दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य की राजसभा में भेजा गया यूनानी राजदूत था। इसके पूर्व वह अराकोशिया के क्षत्रप के राज दरबार में सेल्यूकस का राजदूत रह चुका था। मेगास्थनीज ने काफ़ी समय तक मौर्य दरबार में निवास किया। भारत में उसने जो कुछ भी देखा सुना उसने इंडिका नामक अपने ग्रंथ में लिपिबद्ध किया था। अब आइए मध्यकालीन भारत के इतिहास से जो संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं उनको देख लेते हैं।
पहला है कि निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी प्रारंभ की थी? गुरु नानक, गुरु अमरदास, गुरु रामदास या गुरु अंगद? तो सही उत्तर गुरु अंगद। गुरुमुखी पंजाबी शब्द गुरमुखी से बना है, जिसका अर्थ है गुरु के मुख से। गुरमुखी लिपि की वर्णमाला का सृजन दूसरे सिख गुरु अंगद द्वारा 16वीं शताब्दी में गुरु ग्रंथ साहब लिखने के लिए प्रयुक्त किया गया था। अगला प्रश्न है, बाजार कीमतों को नियंत्रित करने के अलाउद्दीन खिलजी के प्रयास ने कृषि को उन्नत किया, सिर्फ सामंतों दरबारियों को फायदा पहुंचाया, बहुत सफलता प्राप्त की या शासक को जनमानस से दूर किया? तो सही उत्तर है बहुत सफलता प्राप्त की। याद रखिएगा, अलाउद्दीन का आर्थिक सुधार एक बड़ी सेना का भरण पोषण, कालाबाजारी को रोकना, विद्रोहों पर अंकुश लगाने के लिए था। इन सब के लिए सुल्तान ने बाजार में मूल्य नियंत्रण के लिए कई नियम और प्रमुख अधिकारियों की नियुक्ति की। उसने मलिक कबूर को सहना या बाजार अधीक्षक नियुक्त किया और उसको मूल्य में स्थिरता बनाए रखने के लिए कई सहायक और विस्तृत अधिकार दिए गए, जिससे नियमों को उसने बड़ी कठोरता से लागू किया, जिसका परिणाम ये हुआ कि मुनाफाखोरी और कालाबाजारी बंद हो गई। अगला है, सल्तनत काल में दीवाने अमीर कोही विभाग किससे संबंधित था? तो दीवाने अमीर कोही ये कृषि से संबंधित विभाग था। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। और मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि की उन्नति के लिए एक नए विभाग दीवाने अमीर कोही की स्थापना की। इस विभाग का मुख्य कार्य कृषकों को प्रत्यक्ष सहायता देकर अधिक कृषि भूमि कार्य के अधीन लाना था। अगले प्रश्न पर आते हैं, कौन पहला सुल्तान था जिसने भारत में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था? तो ये था सर्वाधिक पढ़ा लिखा और ज्ञानी सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक। दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल क्रांतिकारी योजनाओं के लिए जाना जाता है, जिसमें उसकी प्रमुख योजना मुद्रा व्यवस्था से संबंधित थी। सुल्तान ने तांबे और इससे मिश्रित कांसे के सिक्के जारी किए, जिनका मूल्य तत्कालीन जारी चांदी और सोने के सिक्के के बराबर था, जिसे सांकेतिक मुद्रा कहा गया। ऐसा प्रयोग करने वाला मोहम्मद बिन तुगलक भारत का पहला सुल्तान था। ये योजना बाजार में अव्यवस्था उत्पन्न होने के कारण असफल हो गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया था? तो ये था अमीर खुसरो। दोस्तों, प्रसिद्ध फारसी कवि अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। इन्होंने दिल्ली सल्तनत में 7 सुल्तानों का शासन देखा था। नई फारसी काव्य शैली सबक ए हिंदी या हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता अमीर खुसरो स्वयं को तूती हिंद या हिंदुस्तान का तोता कहते थे। अमीर खुसरो की रचनाओं का महत्वपूर्ण तत्व उसका भारतीय पर्यावरण के इर्द गिर्द रचनाओं का आविष्कार था। अगला प्रश्न है, कृषि को समुन्नत करने के लिए नहर खुदवाने के संदर्भ में 13वीं शताब्दी का निम्नलिखित में पहला शासक होने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो नहर खुदवाने का कार्य किसने किया था? गयासुद्दीन तुगलक ने। दोस्तों, तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। गयासुद्दीन तुगलक ने कृषकों की स्थिति में सुधार के लिए अनेक प्रयास किए। उसने मुकद्दम और खूतों तथा उनके पुराने अधिकार लौटा दिए। गयासुद्दीन ने लगान निश्चित करके बटाई का प्रयोग फिर से प्रारंभ कर दिया और ऋणों की वसूली को बंद करवा दिया। भू राजस्व की दर को 1/3 किया और सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाया। सिंचाई के लिए नहर निर्माण कराने वाला गयासुद्दीन पहला शासक था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ऐतिहासिक व्यक्तियों के नाम कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पर आप देखिए, नागभट्ट द्वितीय, महिपाल, महेंद्रपाल और वत्सराज। तो सही क्रम आपका हो जाएगा 4 1 3 2। कैसे? तो वत्सराज का शासनकाल 775 से 800 ईस्वी, नागभट्ट द्वितीय का 800 से 833, महेंद्रपाल प्रथम का 885 से 910 और महिपाल का 912 से 944 ईस्वी था। तो सही क्रम ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पर देखिए, भीमसेन कायस्थ की रचना है। भीमसेन कायस्थ की तारीखे दिलकुशा। देखिए, तारीखे दिलकुशा या नुस्खा ए दिलकुशा। और चंद्रभान ब्राह्मण की कृति है चहार चमन। ईश्वरदास नागर की है फुतुहात ए आलमगीरी। और सुजान राय भंडारी की है खुलासत उत तवारीख। तो 4 1 2 3 यहाँ पर देखिए, ऑप्शन डी सही उत्तर है।
अगला है आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित प्रश्न। अनुद्योगीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? पहला है, ये प्रक्रिया 1813 में प्रारंभ हुई, सही है। और ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकारों की समाप्ति ने इस प्रक्रिया को तेज किया, सही है। तो यहाँ पर 1 और 2 दोनों सही हैं, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। भारत में अनुद्योगीकरण की प्रक्रिया 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा कंपनी का भारतीय व्यापार का एकाधिकार समाप्त करने से शुरू हुई। यद्यपि कंपनी का चीन के साथ व्यापार और चाय के व्यापार का एकाधिकार चलता रहा, लेकिन 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा कंपनी के सभी वाणिज्यिक अधिकार समाप्त कर दिए गए और उसे भविष्य में केवल राजनैतिक कार्य ही करने थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे अंत में हुई थी? चौरी चौरा घटना, दांडी मार्च, गांधी इरविन या सांप्रदायिक निर्णय? तो सही उत्तर सांप्रदायिक निर्णय 1932 का है। आप देख सकते हैं चौरी चौरा की घटना 1922 में, दांडी मार्च 1930 में, गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ, सांप्रदायिक अवार्ड की घोषणा 1932 में हुई थी। तो ये ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, जो कि सबसे बाद की घटना है। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करना है। देखिए यहाँ पर आयोग और उनके अध्यक्ष का मिलान आपको करना है। रेलवे आयोग 1901 के अध्यक्ष टॉमस रॉबर्टसन थे। अकाल आयोग 1899 की अध्यक्षता एंथनी मैकडोनल के द्वारा की गई थी। सिंचाई आयोग 1901 के अध्यक्ष कॉलिन स्कॉट मॉनक्रीफ थे और पुलिस सुधार आयोग 1902 के अध्यक्ष एंड्रयू फ्रेजर थे। तो 4, 1, 2, 3 यहाँ पर आप देख सकते हैं, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। अब देखिए, दिल्ली षड्यंत्र केस अमीरचंद सही है, काकोरी षड्यंत्र केस अशफाकुल्ला खां सही है, लाहौर षड्यंत्र केस जतिन दास सही है और नासिक षड्यंत्र केस रास बिहारी बोस ये आपका सही नहीं है। क्यों? क्योंकि आप जान लीजिए कि रास बिहारी बोस का संबंध दिल्ली षड्यंत्र से था, न कि नासिक से, और रास बिहारी बोस गिरफ्तारी से बचने के लिए जापान चले गए थे। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। दिल्ली षड्यंत्र केस में अमीरचंद, काकोरी षड्यंत्र केस अशफाकुल्ला खां, लाहौर षड्यंत्र केस जतिन दास से संबंधित है। अगला प्रश्न है, 1919 के सुधारों की भारतीयों की आकांक्षाओं को पूर्ण करने में असफलता के साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वराज अथवा स्वशासन के लिए आंदोलन किया, किसके नेतृत्व में? तो सही उत्तर है महात्मा गांधी के। अखिल भारतीय राजनीति में गांधी जी का पहला साहसिक कदम रौलट एक्ट के विरुद्ध 1919 में प्रारंभ सत्याग्रह था। गांधी जी ने रौलट सत्याग्रह के लिए 3 राजनीतिक मंचों का उपयोग किया, होम रूल लीग, खिलाफत और सत्याग्रह सभा। भारतीय आकांक्षाओं को पूर्ण करने में असफल रहने के बाद 5 नवंबर 1920 को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के एक अधिवेशन में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू होने के 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्त करने का नारा दिया था। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश भारत में हुए विद्रोहों के संदर्भ में कल्लार नाम से जाने गए लोग किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो कल्लार मदुरै यानी दक्षिण भारत के लोग थे। कल्लार दक्षिण भारत के मोदी राजा या मुधु राजा समुदाय से संबंधित थे। ब्रिटिश भारत में कल्लार जनजाति ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था। ये जनजाति दक्षिण भारत के मदुरै क्षेत्र से संबंधित थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें 4 घटनाएं हैं, क्रिप्स मिशन, अगस्त प्रस्ताव, नेहरू रिपोर्ट और बेबल प्लान। इन घटनाओं का सही क्रम क्या है? तो आप जानते हैं नेहरू रिपोर्ट जो है 1928 का है, अगस्त प्रस्ताव 1940 का, क्रिप्स मिशन 1942 और बेबल योजना 1945। तो सही क्रम जो आपका हो जाएगा यहाँ पर 3, 2, 1 और 4। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करिए। संभलपुर 1849। देखिए, संभलपुर 1849, सतारा 1848, अवध में 1856 और झांसी का विलय 1854 में हुआ था। तो 2, 1, 4, 3 यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। आप देख सकते हैं दोस्तों
कि संभलपुर का विलय 1849 में, सतारा का 1848 में, अवध का अंग्रेजी शासन के अंतर्गत विलय 1856 में और झांसी 1854 में विलय हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? लॉर्ड लीटन का दिल्ली दरबार, संथाल विद्रोह, प्रथम एंग्लो सिख युद्ध और इल्बर्ट बिल विवाद। तो यहाँ पर लॉर्ड लीटन का दरबार आप देखिए 1877 ईस्वी की घटना है। संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ था। प्रथम एंग्लो सिख युद्ध 1845-46 में और इल्बर्ट बिल विवाद 1883 ईस्वी में हुआ था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रथम एंग्लो सिख युद्ध ये 1845-46 में हुआ था। ये इन घटनाओं में सबसे पहले घटित हुई थी। अगला प्रश्न है, 1855 के संथाल हूल के संदर्भ में कौन से कथन आपके सही हैं? 4 कथन दिए गए हैं। भागलपुर के पास मेजर बरोज संथालों से लड़ाई हार गए। गोक्को गोड्डा का एक महत्वपूर्ण नेता था। इस संदर्भ में महाजन दीनदयाल राय भी एक महत्वपूर्ण नाम है। एक समय था जब मुजफ्फरपुर के निकट गंगा घाटी क्षेत्र पर संथालों का पूर्ण वर्चस्व था। तो ये सही नहीं है, केवल 1, 2, 3 आपके सही हैं। दोस्तों, जुलाई 1855 में संथालों ने विद्रोह का बिगुल बजाया। कलकत्ता के मेजर बरोज और पूर्णिया से सेना की एक टुकड़ी संथालों का दमन करने के लिए भेजी गई, जो भागलपुर के निकट पीर पैंटी के मैदान में संथालों के संघर्ष में पराजित हुई। बाद में विद्रोह का दमन कैप्टन अलेक्जेंडर ने किया। गोड्डा वर्तमान में झारखंड राज्य के अंतर्गत संथाल परगना में आता है। गोक्को यहाँ का एक महत्वपूर्ण नेता था। महाजन दीनदयाल भी शोषणकर्ताओं में शामिल था। गंगा घाटी क्षेत्र पर संथालों का वर्चस्व नहीं था। ये विद्रोह भागलपुर से बर्धमान तक फैल गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने का कारण नहीं था? खिलाफत का प्रश्न, नमक कानून, पंजाब में अत्याचार या रोलट एक्ट। तो असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने का कारण जो है ये नमक कानून नहीं था। ऑप्शन बी हो जाएगा। सितंबर 1920 में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में कलकत्ता में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में महात्मा गांधी के प्रेरणा से एक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें 2 अन्यायपूर्ण कार्यों का विरोध में असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया। खिलाफत के मुद्दे के प्रति ब्रिटिश सरकार का दृष्टिकोण और पंजाब के निर्देश लोगों की रक्षा न करने और उनसे बर्बर व्यवहार करने वाले अपराधी अधिकारियों को दंडित करने में ब्रिटिश सरकार की विफलता, जबकि नमक कानून 1930 में प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए और दिए गए कोड से जो है सुमेलित करिए। समाचार पत्र और संपादकों का मिलान करना है। काल समाचार पत्र के संपादक शिवराम महादेव परांजपे थे और बंगाली के सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सुधारक के आप देख लीजिए गोपाल कृष्ण गोखले और सोम प्रकाश के द्वारिकानाथ विद्याभूषण थे। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप देख सकते हैं कि ये जो समाचार पत्र हैं इनका जो सुमेलन हो जाएगा आपका, ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है। काल के शिवराम महादेव परांजपे, बंगाली के आप देखिए काल के शिवराम महादेव परांजपे, बंगाली के सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सुधारक के गोपाल कृष्ण गोखले और सोम प्रकाश के द्वारकानाथ विद्याभूषण। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, देखिए निम्नलिखित में से किसका नाम 1857 के विद्रोह से नहीं जुड़ा है? कर्नल सेंट लेगर, लेफ्टिनेंट कर्नल गिब्स, कर्नल वेलेस या फिर उपर्युक्त सभी। तो याद रखिएगा 1857 के विद्रोह से कोई भी नहीं जुड़ा है। अगला प्रश्न है, रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था? तो सही उत्तर, रविन्द्रनाथ टैगोर को वर्ष 1913 में साहित्य के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार मिला था और ये पुरस्कार प्राप्त करने वाले वे पहले भारतीय थे। अगला प्रश्न है, किन्हें बम्बई त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता है? तो इसको याद रखिएगा, मेहता, तेलंग, तैयब जी। MTT देखिए, फिरोज शाह मेहता, KT तेलंग और बदरुद्दीन तैयब जी को बम्बई त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता था। तीनों ने मिलकर 1885 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, किसने लिखा था कि इस निर्णय से इनकार करना कठिन है कि तथाकथित 1857 का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम था, न राष्ट्रीय था, न स्वतंत्रता संग्राम। तो सही उत्तर RC मजूमदार।
भारत सरकार द्वारा आरसी मजूमदार को 1857 के विद्रोह का इतिहास लिखने के लिए नियुक्त किया गया था, परंतु सरकारी समिति से अनबन होने के कारण उन्होंने ये कार्य करने से इनकार कर दिया और अपनी पुस्तक द सिपाही म्यूटनी एंड द रिवेलियन ऑफ 1857 को स्वतंत्र रूप से 1957 में प्रकाशित कराया। मजूमदार ने 1857 के विद्रोह को तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम था, न राष्ट्रीय था, न स्वतंत्रता संग्राम था, ये कहा था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने अपनी कृतियों के द्वारा सन्यासी विद्रोह को ख्याति प्रदान की थी? तो उत्तर है बंकिम चंद्र चटर्जी ने। बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया है। बंगाल में अंग्रेजी राज्य के स्थापित होने, उसके कारण नई अर्थव्यवस्था के स्थापित होने से जमींदार, कृषक और शिल्पी सभी नष्ट हो गए। 1770 में भीषण अकाल पड़ा। उसे तथा कंपनी के पदाधिकारियों की कठोरता को लोगों ने विदेशी राज्य की देन समझा और तीर्थ स्थानों पर आने जाने के विरुद्ध लगे प्रतिबंधों से सन्यासी लोग क्षुब्ध हुए। सन्यासियों ने जनता से मिलकर कंपनी की कोठियों और लोगों पर आक्रमण किए। वारेन हेस्टिंग्स एक लंबे अभियान के बाद इस विद्रोह को दबा पाने में सफल हुआ था। अगला प्रश्न है, किस एक कांग्रेसी नेता ने प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा में भाग लिया था? तो सही उत्तर है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन ए। देखिए, अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन अप्रैल 1936 में लखनऊ में हुआ। इस सम्मेलन की अध्यक्षता स्वामी सहजानंद सरस्वती ने की थी। अखिल भारतीय किसान सभा को जवाहरलाल नेहरू ने भी संबोधित किया था। इस अधिवेशन में स्वामी सहजानंद सरस्वती को इस सभा का अध्यक्ष और NC रंगा को महासचिव चुना गया था। अगला प्रश्न एक महत्वपूर्ण कृति है, सत्यार्थ प्रकाश किसके द्वारा लिखा गया? तो दयानंद सरस्वती के द्वारा। प्रसिद्ध पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती द्वारा लिखी गई है। इस पुस्तक में उन्होंने अपने विचारों का वर्णन किया है। उन्होंने 1875 में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की, जिसका मुख्य उद्देश्य प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप से पुनः स्थापना करना था। उन्होंने पुनः वेद की ओर चलो का नारा लगाया था, यानी बैक टू द वेदास। अगला है, निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र पत्रिका ने, आप देख सकते हैं, महात्मा गांधी किससे संबंधित नहीं थे? इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया, नवजीवन या युगांतर? तो सही उत्तर युगांतर। युगांतर समाचार पत्र का संपादन भूपेंद्र नाथ दत्त और वारिंद्र कुमार घोष ने शुरू किया था। इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया और नवजीवन, देखिए इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया और नवजीवन के संपादक महात्मा गांधी थे। अगला प्रश्न है, किसे राममोहन राय के धार्मिक सामाजिक विचारों के विद्रोह में आरंभ किया गया था? दिग्दर्शन, समाचार चंद्रिका, संवाद कौमुदी और बंगाल गजट। तो दोस्तों आप जान लीजिए समाचार चंद्रिका। क्यों? क्योंकि राममोहन राय के धार्मिक सामाजिक विचारों के विरोध में भवानी चरण बंदोपाध्याय ने 1822 में समाचार चंद्रिका पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया। इससे पूर्व वो संवाद कौमुदी के संपादक थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, रोलाट अधिनियम, सती प्रथा पर प्रतिबंध या वुड डिस्पैच। तो सती प्रथा पर प्रतिबंध सबसे पहले 1829 में, यानी यहाँ पर 3 हो जाएगा। वुड डिस्पैच 1854 है, तो 4 हो जाएगा। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 है, 1 हो जाएगा। और रोलाट अधिनियम 1919 है, तो 2। 3, 4, 1, 2, तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका सही क्रम से हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 में की थी? तो सही उत्तर मोहनदास करमचंद गांधी। अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना वर्ष 1932 में महात्मा गांधी द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम से व्यवस्थित कीजिए। अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन, भारत छोड़ो आंदोलन और देसाई लियाकत समझौता। तो अगस्त प्रस्ताव आप जानते हैं 1940 का है। क्रिप्स मिशन 1942 का है। भारत छोड़ो आंदोलन 1942, अगस्त 1942 का क्रिप्स मिशन के बाद का है। और देसाई लियाकत समझौता, ये दोस्तों 1945 में लियाकत अली और भूला भाई देसाई के मध्य समझौते की बात से अफवाह के रूप में शामिल आई थी।
वास्तव में ये समझौता नहीं हुआ था, तो ये भी 1945 हो जाएगा। तो ये समझौता हुआ ही नहीं था। यहाँ पर आप घटनाओं का सही क्रम अगस्त प्रस्ताव 1, फिर क्रिप्स मिशन 2, फिर भारत छोड़ो 3 और 4, 1 2 3 4 यहाँ पर सही क्रम हो जाएगा। लेकिन आप जान लीजिए कि देसाई लिया का समझौता हुआ ही नहीं था, इसलिए आप इसको सही नहीं मान सकते हैं। वर्ष का जो मिलान है वो सटीक नहीं होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? देख सकते हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अकाल 1871-72, ये आपका सही सुमेलित नहीं है। उड़ीसा बंगाल बिहार में अकाल 1865-66 में, मद्रास मैसूर हैदराबाद में अकाल 1876 से 78 में, बंगाल में अकाल 1943 में। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 1871-72 में नहीं बल्कि 1860-61 में अकाल हुआ था। ऑप्शन ए सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो आप जानते हैं डफरिन। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 के समय गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन था, जिसका कार्यकाल 1884 से 1888 था। उसने कांग्रेस का ये कहकर मजाक उड़ाया कि ये अल्प या सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है। अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस के पूर्व चरण में स्थापित राजनैतिक संस्थाओं में से एक नहीं थी? तो यहाँ पर देखिए, द ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, द इंडियन एसोसिएशन, मद्रास नेटिव एसोसिएशन और लैंड होल्डर सोसाइटी कलकत्ता। तो आप देख सकते हैं कि ये सभी संस्थाएं कांग्रेस से पूर्व स्थापित की गई थी। कोई भी एक विकल्प इसमें से सही नहीं है। इनके बारे में जान लेते हैं। तो लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना 1838 में, मद्रास नेटिव एसोसिएशन की स्थापना 1852 में, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन 1851 में और द इंडियन एसोसिएशन 1876 में स्थापित हुई थी। कोई भी उत्तर सही नहीं है। दूसरी दृष्टि से देखा जाए तो कांग्रेस की स्थापना 1885 के ठीक पूर्व लैंड होल्डर सोसाइटी अस्तित्व में नहीं थी। इस संस्था को 1851 में ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन में समाहित कर दिया गया था, जबकि अन्य संस्थाओं का अस्तित्व विद्यमान था। तो इसलिए जो लैंड होल्डर सोसाइटी है ये आपका सही उत्तर हो सकता है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न और आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न है कि कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में किसने की थी? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर विलियम जोन्स। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में विलियम जोन्स के द्वारा की गई थी। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। यूपीपीसीएस मुख्य परीक्षा 2017 में सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र के अंतर्गत भारतीय इतिहास खंड से पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन। ये प्रश्न आपके आगामी परीक्षाओं के लिए अति संभावित और महत्वपूर्ण है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।